हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप झा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने मोल, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम और साथ ही मोल्स को निकालने के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सबको देखा था, उन सबको पढ़ा था। अंत में हमने एक डायग्राम भी देखा था जिसकी सहायता से हम मोल के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सब का उपयोग हम एक ही डायग्राम की सहायता से कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत होती है, मोल का फार्मूला याद नहीं रहता है या नहीं कर पाते हैं, बहुत सारा फार्मूला होता है इस कारण से। तो ऐसे में मैंने एक डायग्राम बताया था और एक ही डायग्राम की सहायता से आप मोल पर बेस्ड जितने भी फार्मूले होते हैं सबका उपयोग कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर भी कहता हूँ कि आप मोल का फार्मूला जरूर याद कर लें, क्योंकि याद रहने से आसान होता है काम। आज के क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन देखेंगे। वो नीट का एग्ज़ाम हो या जेई का एग्ज़ाम हो या आईटी फाउंडेशन के क्वेश्चन हो, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मोल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट को अच्छा करना चाहते हैं, तो लेक्चर को, वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपका मोल के ऊपर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से टैकल कर सकें, उसे आसानी से बना सकें। और आप विश्वास माने कि अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, लेक्चर को लास्ट तक देखा, तो आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लेवल में, वो नीट का एग्ज़ाम हो या जेई का एग्ज़ाम हो या आईटी फाउंडेशन का क्वेश्चन हो, उन सब से मैंने जो भी मोल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है वो सारा का सारा लाया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फार्मूला को रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है नए भी आए हों और आपने भी पिछले क्लास में देखा होगा कि बहुत सारा फार्मूला था, और आज की क्लास में तो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें तो फार्मूला काम आएगा ही आएगा। तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फार्मूला को रिकॉल कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में जो भी स्टूडेंट नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछला लेक्चर देख लें, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। हालाँकि हम फार्मूला रिवाइज करवा दे रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है, हो सकता है ये क्लास भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने मोल्स के ऊपर कई सारा फार्मूला पढ़ा था, जिसमें कि जो सबसे पहला फार्मूला था वो था N इक्वल कैपिटल N बाय NA, या फिर हमने N बाय N नॉट, जहाँ पर N क्या है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल। N क्या है, स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, मतलब जो भी पार्टिकल हो, एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, अगर जिनका भी हमें मोल्स निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। कैपिटल N से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोट करते हैं। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल दिया हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, ठीक है। और Na क्या है या फिर N नॉट क्या है, दोनों सेम ही चीज़ है, Na N नॉट, जिसे एवोगाड्रोस कांस्टेंट या एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, जिसका वैल्यू 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल होता है। ये सब हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, ठीक है। एक बार बस हम उसको रिकॉल कर रहे हैं जल्दी जल्दी करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरा फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था N इक्वल W बाय MM या स्मॉल m बाय कैपिटल M, जहाँ पर स्मॉल n तो आप जानते ही नंबर ऑफ मोल्स होता है, W क्या होता है या स्मॉल m क्या होता है, दोनों ही एक ही चीज़ है, ये मास है, मास ऑफ पार्टिकल, गिवन मास ऑफ पार्टिकल। वही MM क्या है तो मोलर मास है, उसको कैपिटल M से भी दिखाते हैं। आमतौर पर 9th-10th वाले बच्चे ये कैपिटल M यूज़ करते हैं और 11th में हम लोग MM, या फिर ये भी यूज़ करते हैं, कई टीचर 11th में भी यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मास को हम लोग 11th में जनरली W से दिखाते हैं और 9th-10th वाले बच्चे स्मॉल m से दिखाते हैं। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो दो में से किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा था वो था N इक्वल Vg बाई 22.4 लीटर एट ओल्ड STP। आप कंडीशन को अगर ध्यान से देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर है। ये 1 atm प्रेशर किसके लिए होता है, ओल्ड STP के लिए। तो उस कंडीशन पर, इस कंडीशन पर अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ध्यान रखें कि इससे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल का, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। और यही फार्मूला एक नया STP भी होता है, जिसका कंडीशन होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर। टेम्परेचर तो यही वाला है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, बस अंतर क्या है तो प्रेशर का, यहाँ 1 atm है, यहाँ 1 बार है। आप जानते हैं कि 1 बार 1 atm से थोड़ा ही छोटा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है इस पर। तो इस कंडीशन पर जो फार्मूला था इसका N इक्वल Vg बाई 22.7 लीटर,
मतलब ऐसा ही है, एन इक्वल वी जी बाई, यहाँ 22.4 लीटर है, वहाँ वी जी बाई 22.4 की जगह 22.7 लीटर। तो नया एस टी पर ये फार्मूला था और पुराना एस टी पर ये फार्मूला था। तो इस 3 फार्मूला की सहायता से हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं। और भी फार्मूला आप लोगों ने देखा था, तो पहले इसको आप जो भी नए बच्चे हैं वो नोट डाउन कर ले, जो पुराने बच्चे होंगे उनके पास तो होगा ये फार्मूला, इनको पहले नोट डाउन कर ले और फिर हम अगला फार्मूला देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो आइडियल गैस इक्वेशन से आया था, और वो था पी वी इक्वल एन आर टी, जो कि पहले स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाई जाती थी, अब तो हटा दी गई है, पर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और इस एन को अगर हम निकालना चाहें यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, तो एन इक्वल क्या हो जाएगा, ये आर टी इधर लेके चले जाएंगे तो पी वी बाय ये आर टी हो जाएगा, तो वही लिख दिया हमने, एन इक्वल पी वी बाय आर टी, जहाँ पर ये एन क्या है, एन है एन जी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये गैस का नंबर ऑफ मोल्स है, ध्यान रखें क्योंकि गैस ही के लिए इक्वेशन ही है, नाम ही आइडियल गैस इक्वेशन। पी क्या है यहाँ पर, प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस इन एटीएम और पास्कल। हम जनरली 2 यूनिट में लेते हैं, एटीएम या पास्कल में, ये डिपेंड करता है कि ये गैस कांस्टेंट का हमने क्या वैल्यू लिया है, ठीक है। गैस कांस्टेंट का ये एसआई वैल्यू है, ये आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो इसका एसआई वैल्यू लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो हम लोग प्रेशर किस में लेंगे, एसआई में, पास्कल में। पर वहीं अगर हम इस गैस कांस्टेंट का वैल्यू ये वाला ले लें 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये देखो लीटर एटीएम वर्ड यूज है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस केस में हम लोग प्रेशर किस में लेंगे, एटीएम में। तो अगर ये वाला वैल्यू यूज़ करें, यही इक्वल है इसके भी, 0.0821 इज इक्वल टू 1/12, ये जो वैल्यू है वो 1/12 के बराबर है। बाकी आप देखेंगे सब कुछ सेम है, वही है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा गैस कांस्टेंट का वैल्यू लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग प्रेशर का वैल्यू भी लेंगे। उसके बाद हो गया वॉल्यूम, जो कि वीजी भी हम लिख सकते हैं, जो कि वॉल्यूम ऑफ गैस है इन लीटर और मीटर क्यूब। साथ ही एक टेम्परेचर है जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो अगर हम इन सब वैल्यूज़ में से, मतलब मान लीजिए कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का हमें वैल्यू दे दे, तो हम आराम से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकाल सकते हैं। आर तो कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू हमने लिखवा दिया हुआ है, तो इसको भी नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, इसके बाद जो हमने एक फार्मूला देखा था वो था 1 मोल जो होता है वो 1000 मिली मोल के बराबर होता है। कई बार क्वेश्चन में आपको मिली मोल के बारे में भी पूछ देगा, तो मिली मोल निकालने के लिए पूछ देगा, तो उसमें क्या करना है, सिंपली मोल निकाल देना है और मोल को मिली मोल में कन्वर्ट कर देना है। और उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे कि 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल, या एम मोल का मतलब, स्मॉल एम का मतलब मिली मोल, ठीक है। उसके अलावा कुछ और वैल्यूज़ मैंने लिख दिया जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे 1 mu, जिसको कि एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, वो 1 U के बराबर होता है, नया नाम इसका यूनिफाइड मास है, वो होता है, उसका वैल्यू होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इन सब का जो मास होता है, एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला यूनिट है तो फार्मूला मास, या आयनिक मास या आयन मास भी बोलते हैं उसको, तो ये सब AMU में या U में ही हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन देखा था कि 1 मोल AMU जो होता है, 1 मोल AMU, अगर वो उसका वैल्यू हम निकालें तो इसका क्या होगा, 1 मोल इंटू 1 AMU, और ये निकल करके आया था 1 ग्राम। हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ था, तो पहले ही कर चुके हैं, तो हम लोग सीधे इसको समराइज़ करके लिख लेते हैं और फिर इसका यूज़ करेंगे आगे। अब कुछ न्यूमेरिकल्स बताने में क्या होता है कि प्रेशर का जो, जैसे STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो हम जानते हैं कि STP क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और प्रेशर कितना हो, 1 ATM पुराना वाला है, और नया वाला STP है तो 1 बार प्रेशर। पर उसको सीधे सीधे ना दे करके कई बार टॉर के फॉर्म में या पास्कल के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में दे देता है। टेम्परेचर को भी कुछ घुमा सकता है, फ़ारेनहाइट में दे दे या किसी और यूनिट में दे दे, तो आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने उसके भी कुछ रिलेशंस लिख दिए हैं, ताकि आप कोई न्यूमेरिकल्स में इस तरह की चीज़ें आएँ तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकें। तो ये कुछ यूनिट्स ऑफ प्रेशर है, जैसे 1 ATM जो होता है 1.01325 बार होता है। वहीं पास्कल में देख लें 1 ATM कितना होता है, तो 101,325 पास्कल होता है। 1 बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल होता है, और फिर 1 ATM 760 mm ऑफ Hg होता है या 760 टॉर होता है। तो ये कुछ प्रेशर के इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप वैसे तो और भी फार्मूला होते हैं प्रेशर के, मतलब यूनिट कन्वर्जन के, पर आपका काम इतना से चल जाएगा। अब देख लीजिए कुछ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या संबंध है, तो केल्विन में अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे,
ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया कि केल्विन इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273। वैसे डिग्री एफ जो होता है वो होता है डिग्री एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सी प्लस 32। कहने का मतलब है कि आप डिग्री सी का वैल्यू यहाँ दे, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू यहाँ दे और उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करके प्लस 32 कर दें तो डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही अगर आपको डिग्री एफ से डिग्री सी का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 5/9 इंटू डिग्री एफ माइनस 32। ये ब्रैकेट के अंदर है तो पहले इसको घटा लेंगे फिर उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान रखना है। फिर वॉल्यूम का भी कुछ, वैसे तो वॉल्यूम बड़ा आसान है, आप लोगों को पता ही होगा, पर फिर भी मैंने लिख दिया है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, क्योंकि हम जब गैस कांस्टेंट या प्रेशर या वॉल्यूम का वैल्यू पीवी इक्वल एनआरटी वाला जो इक्वेशन था, आइडियल गैस इक्वेशन, उसमें यूज़ करेंगे तो उसमें कई बार लीटर में दे देगा या मीटर क्यूब में दे देगा, हो सकता है कन्वर्ट करना पड़ जाए। तो ये फार्मूला बड़ा काम का है। 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर होता है, ठीक है। और वैसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है, और ये तो सबको पता होता है, बच्चों को भी 1 लीटर इक्वल 1000 ml होता है। तो ये कुछ फार्मूला है इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लें। इसमें कुछ नया फार्मूला भी मैंने ऐड कर दिया है, तो वो सब जो आपने नहीं लिखा हो या आप चाहें तो सारा ही लिख लें, नए बच्चे जो हैं वो तो लिख ही लें सारा। अब देखें, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक डायग्राम पढ़ा था, और जिस डायग्राम की सहायता से मोल के ऊपर जितना भी फार्मूला अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारा फार्मूला हम एक ही डायग्राम से यूज़ कर सकते हैं। कई बच्चों को दिक्कत होती है, जो कि बहुत सारा फार्मूला होता है तो या तो याद नहीं रहता है, याद नहीं कर पाते हैं, तो आप एक ही डायग्राम की सहायता से उन सब का यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आप इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लें। क्या है इसमें बीच में क्या दिया हुआ है, मोल, स्मॉल है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। यहाँ लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा हुआ है कैपिटल N, यहाँ लेफ्ट में नीचे में लिखा हुआ है मास, जिसको स्मॉल w या स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इधर लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। और उसको Vg से डिनोट करें जो कि गैस का वॉल्यूम है, या सिंपली V से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे इंटर कन्वर्ट करें, मान लीजिए आपको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ एरो को देखें, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे हम लोग Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या वैल्यू होता है उसका, 6.022 इंटू 10⁻23, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यही उसी का उल्टा अगर करना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल से हमें मोल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, Na से डिवाइड करेंगे। आप पढ़े भी हैं, ये सब फार्मूला में पढ़े हैं, और फार्मूला का यूज़ हम लोग फार्मूला से ही डायग्राम बना चुके हैं और उसका हम लोग उपयोग एक साथ करेंगे। दूसरा है कि अगर आपको मोल से, नंबर ऑफ मोल से आपको मास में कन्वर्ट करना है, जिसको गिवन मास हम लोग कहते थे, तो मास में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। वहीं उसका उल्टा अगर मास से मोल में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब फिर है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, जिसको कि Vg कहते हैं, इसमें अगर हमें कन्वर्ट करना है मोल से, नंबर ऑफ मोल्स में से, तो हम क्या करेंगे, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहीं वॉल्यूम ऑफ गैस STP पर दिया हुआ, उससे हमें नंबर ऑफ मोल निकालना हो उस गैस का, तो हम क्या करेंगे, 22.4 लीटर से इसको डिवाइड कर देंगे। पर ध्यान रखें कि ये जो दिया है मैंने वैल्यू, ये किसके लिए है, ये 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर के लिए है, मतलब ओल्ड STP के लिए है। वहीं नया STP हो, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर हो, तो इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर दें, यहाँ 22.4 की जगह 22.7 कर दें, यहाँ भी 22.7 कर दें, बस सब कुछ सेम रहेगा। मतलब नए STP पर अगर आपको मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करना है तो 22.7 से मल्टीप्लाई कर दो 22.7 लीटर से। वहीं उल्टा करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल में कन्वर्ट करना है तो 22.7 लीटर से डिवाइड कर दो आप वॉल्यूम ऑफ गैस को। तो ये चार्ट हम लोगों ने पीछे देखा था, पिछले लेक्चर में भी देखा था, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लें। हालांकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था, पर हम चाहें तो इसका और ब्रॉडर लेवल पर और बढ़िया से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने तो केवल इसमें क्या किया है, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल, या यहाँ से यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल, या मोल से मास, या मास से मोल, या मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल में कन्वर्ट करना सीखा है। हम चाहें तो नंबर ऑफ पार्टिकल को वॉल्यूम ऑफ गैस, या इसको इससे, या इसको इससे आपस में भी इंटर रिलेट कर सकते हैं इसी डायग्राम की सहायता से। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसका नेक्स्ट लेवल दिखाता हूँ कैसे हो सकता है इसका। अब देखें, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करना चाहें, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस को मास में कन्वर्ट करना चाहें, या फिर मास को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना चाहें, तो हम जो पुराना डायग्राम पढ़े थे ना, ये इसी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है कि बहुत बड़ा डायग्राम है, इस पर ध्यान मत दें, क्योंकि इसी जो पुराना डायग्राम था उसी से हमने ये सब वैल्यूज़ लिखा हुआ है। बहुत आसान है समझना, बस इतना याद रखें, ये वाला पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रायंगल वाला जो शेप था, बस उस डायग्राम को याद रखें और उसी से सारा काम हो जाएगा। हमको इसको याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, बस हम समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अब मान लीजिए हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स N से कन्वर्ट करना है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP में,
तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से वॉल्यूम ऑफ गैस का सीधा फार्मूला होता है नहीं, हम जानते हैं। जब क्वेश्चन फार्मूला से भी बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, दो फार्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे और फिर मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो वही तरीका यहाँ भी अपनाना है, इस डायग्राम का इस्तेमाल करके करना है। कैसे करेंगे, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ये वाला एरो देख लें, नीचे वाला ग्रीन वाला एरो, डिवाइड करना है यानी से। तो देखो यहाँ भी, यहाँ जो ऊपर यहाँ से देख लो ब्लैक वाला एरो, ये नंबर ऑफ क्या है, पार्टिकल से वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करने वाला एरो है। तो हमने क्या करना है इसमें कि नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो Na से डिवाइड करेंगे, तो Na से डिवाइड कर दिया। फिर क्या करना है, मोल से कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट हो गया, मोल से कन्वर्ट करना है वॉल्यूम गैस में, तो ऊपर वाला एरो देखो, एरो इस तरफ जा रहा है, मतलब 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो वही किया हमने, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, उल्टा इसका, मान लो वॉल्यूम ऑफ गैस को कन्वर्ट करना नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो उल्टा कर देंगे। यहाँ हमने Na से डिवाइड किया तो यहाँ हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन बाद में, यहाँ शुरू में किया था, यहाँ बाद में, यहाँ 22.4 लीटर से बाद में मल्टीप्लाई किया था, इसको शुरू में ही डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या करना है, ये वाला जो वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई किया था लास्ट में, उससे पहले डिवाइड कर देंगे और फिर इधर जो शुरू में डिवाइड किए थे जिससे, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसका उल्टा कर देना है सब कुछ, वैल्यूज़ वही रहेगा, बस मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा। जो पहले किया था उसको बाद में करेंगे, जो बाद में किए थे, जिससे बाद में किए थे उसको पहले कर देंगे। अब इसके रास्ते आए, चाहे ऐसे सीधे यहाँ से सीधे कन्वर्ट कर लें, एक ही बात है। आप उल्टा देख लें, यहाँ डायग्राम से देख लें कि वॉल्यूम ऑफ गैस से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले मोल में कन्वर्ट करो। मोल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका, ग्रीन एरो, 22.4 लीटर से क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दी हम, ब्लू वाले एरो को देखें ध्यान से, तो ऊपर में। फिर क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ब्लू एरो फॉलो करेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो Na से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इसी डायग्राम का उपयोग करके आप इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को भी आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। दूसरा देख लें, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ गैस को हमें कन्वर्ट करना है मास में, कौन सा, ब्लैक वाला एरो है। कैसे करेंगे, मोल के रास्ते आए, पहले मोल में कन्वर्ट कर लें। मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 22.4 लीटर्स डिवाइड करेंगे, ग्रीन एरो देखें, तो वही किया मैंने, 22.4 लीटर्स डिवाइड किया है। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या है, ब्लू एरो, mm से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो mm से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका उल्टा, यहाँ से यहाँ जाना है, तो क्या करेंगे, हमने कहा था कि मोलर मास से बाद में मल्टीप्लाई किया तो उससे पहले डिवाइड कर दो। फिर 22.4 लीटर से शुरू में डिवाइड किया था, उससे बाद में मल्टीप्लाई कर दो। चाहे आप एरो को ही देख लो, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करके ही देख लो, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ग्रीन एरो देख लो, मोलर मास से डिवाइड करना है, मोलर मास से डिवाइड कर दिए। फिर यहाँ से यहाँ जाने का क्या तरीका है कि 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिए, देखो वही कर दिए हम लोग। एकदम बहुत आसान है, मतलब मेन यही डायग्राम है। अगर ये डायग्राम आपको पता है, ये डायग्राम अच्छे से आ गया, तो आप इसी से आपस में इन सबको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा भी देख लेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल से मास में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ पार्टिकल से पहले मोल में कन्वर्ट कर लें, डिवाइड कर लें Na से, तो डिवाइड कर लो Na से, देखो ब्लू एरो यही है ना, यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसके लिए इधर से यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ आओ। ठीक है, तो यही तरीका है। तो Na से डिवाइड किया है तो Na से डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या किया, mm से मल्टीप्लाई किया, mm से मल्टीप्लाई कर दिए। इसका उल्टा क्या किया है इन्होंने, यहाँ से यहाँ जाने के लिए mm से डिवाइड किया, mm से डिवाइड कर दिए। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या किया है इसने, इसमें तो Na से मल्टीप्लाई किया, Na से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं एकदम उल्टा हो जाता है इसका। यहाँ Na से डिवाइड हुआ है शुरू में, तो यहाँ बाद में Na से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ बाद में mm से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ शुरू में mm से डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप चाहें तो इसी डायग्राम का उपयोग आपस में भी इंटर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत आसान कर देता है काम को। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर ले अच्छे से, और इस पर 4-5 बार इस डायग्राम को कोशिश करें खुद से बनाने का, उसको ध्यान, और ये सब याद नहीं करना है, याद ध्यान बस ये रखना है, ये वाला चीज़ याद रखना है, ये बार बार लिखना है। इससे इस यहाँ तक जाने के लिए कैसे हम जाएंगे, उस हिसाब से यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखना है, उससे आपको याद हो जाएगा। या फिर आपको जब भी यूज़ करना होगा तो आप केवल इसी डायग्राम का उपयोग करके ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, ये बनाने की अलग से आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसको लिख लें ताकि आपको वैल्यूज़ लिखा रहेगा, तो आप कभी चाहे तो मैच कर सकते हैं, या कभी काम पड़े तो आप अपना उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसको लिखें, अब देखें मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जो पहला क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो मोलर मास कैसे निकाला जाए इसके ऊपर लेकर के आए हैं। वैसे तो ये बहुत आसान होता है, पर कई बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर ले लिया है कि अगर किसी को दिक्कत हो तो दिक्कत ना रहे। ठीक है, मोलर मास निकालने का तरीका मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे मोलर मास निकाला जाता है, और बहुत सिंपल होता है ये कि कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फॉर्मूला यूनिट हो, उसका आप रिलेटिव मास जो AMU में होता है उसमें केवल AMU को बदल करके ग्राम कर दें तो उसका हमें मोलर मास मिल जाएगा। ठीक है, तो वही काम हम लोग करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है फ्लोरीन एटम है, तो फ्लोरीन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, यहाँ लिखा भी है 9 इसका एटॉमिक नंबर है और 19 का एटॉमिक मास है, तो 19
AMU या 19U लिख सकते हैं। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था कि केवल क्या करना है, नंबर यही रखना है 19, बस AMU की जगह ग्राम लिख देंगे तो हमें इसका मोलर मास मिल जाएगा। और ये हमने बताया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मोल से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मोलर मास क्या होता है 1 मोल एटम का मास, तो 1 मोल से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे AMU को तो AMU और इंटू 1 मोल 1 ग्राम हो जाता है, तो इसलिए AMU की जगह ग्राम रिप्लेस हो जाता है सीधे सीधे। अच्छा, अगर यहीं पे आपको इसका ग्राम एटॉमिक मास पूछ दे तो भी यही हुआ मोलर मास, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास ही होता है। या मास ऑफ 1 ग्राम एटम पूछ दे तो भी यही होगा। वहीं पर अगर आपको पूछ दे कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 फ्लोरीन एटम बताओ तो भी यही होगा। मास ऑफ 1 Na फ्लोरीन एटम बताओ तो भी यही होगा। तो मतलब सबका मीनिंग है कि ये सब में आपको मोलर मास ही निकालना है, और कैसे निकालना है बहुत आसान होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो N2 मॉलिक्यूल है। तो N2 मॉलिक्यूल का रिलेटिव मास क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 2 नाइट्रोजन एटम है और 1 नाइट्रोजन एटम का, अगर नाइट्रोजन एटम का आप देखें तो क्या होता है, इसका 7 होता है एटॉमिक नंबर और 14 होता है मास। तो 2 नाइट्रोजन एटम है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 14, 14 प्लस 14 कर लें, चाहे 2 इंटू 14 कर लें, तो ये कितना हो जाएगा 28 AMU या 28U। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा 28 ग्राम, एकदम सिंपल है, ठीक है। बस मॉलिक्यूलर मास निकालना है और उसमें AMU को जगह बदल करके ग्राम लिख दे। यही इसका पूछ दे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 GMM, तो भी यही होगा। मास ऑफ 1 Na N2 मॉलिक्यूल तो भी यही होगा, सबका एक ही मतलब है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है CO2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निकालें, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी मॉलिक्यूल है, तो इसका भी क्या होगा मॉलिक्यूलर मास ही तो होगा, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12। कार्बन का क्या होगा C है तो उसका मास होता है 12, तो 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU, तो 2 है तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 इन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 12 प्लस 32, 16 2 32, तो कितना हो जाएगा ये 12 प्लस 32 और ये हो जाएगा 44 ग्राम। तो ग्राम लिख दे रहा मैं, ग्राम, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 44 AMU, ठीक है। तो अब 44 AMU हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल 44 ग्राम, ठीक है। अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें तो मीथेन है। मीथेन क्या होता है, तो मीथेन भी मॉलिक्यूल है, तो इसका भी क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास लिखने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस, क्योंकि एक कार्बन है, ठीक है ना, और 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का होता है 1 AMU, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4 इंटू 1, तो सबको जोड़ करके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सीधे कैलकुलेट करके लिख दे, 2 स्टेप में क्यों लिखना है। तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 AMU लिखें चाहे U लिखें एक ही बात है, नया नाम तो इसका U ही है, यूनिफाइड मास। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये एक सॉल्ट होता है, ठीक है, और सॉल्ट का मॉलिक्यूल नहीं होता है, उसका फॉर्मूला यूनिट होता है, इसलिए उसका जो मास होगा उसका क्या नाम होगा फॉर्मूला मास। और इस Na2CO3 का फॉर्मूला मास निकालना थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 2 Na है, एक सोडियम का जो मास होता है वो होता है 23 और 2 सोडियम है तो 2 इंटू 23 इतना हुआ, प्लस एक कार्बन है तो 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 और 3 2 है तो 3 इंटू 16, तो कितना हो गया ये हो गया 2 इंटू 23 तो 46 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। अब अगर इसको जोड़ें तो 48 और 12 कितना हो जाएगा 60 और 46 कितना हो जाएगा 106 AMU। आप जोड़ लें 6 2 8 8 16 हासिल 1 कैरी 1 जो भी बोले, और 4 1 5 हो गया, 1 6 और 4 10, तो 106 AMU, 106 AMU हो गया, या 106 U लिख लें आप, जो लिखना चाहें एक ही चीज़ है दोनों। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास को हम MM भी तो लिख सकते हैं, जरूरी है बार बार मोलर मास लिखें, सीधे MM लिख दें। मोलर मास क्या हो जाएगा इसका 106 ग्राम, ठीक है।
उसके बाद C6H12O6, ये तो बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का देखते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, देखो 6 कार्बन है तो एक कार्बन का 12 AMU होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा 12 × 6 प्लस 12 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 का तो 12 हो जाएगा, ऐसे लिख लें 12 × 1 प्लस और क्या हो गया 6 ठो ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा ये 6 × 16, 6 ठो ऑक्सीजन है तो 6 × 16, ठीक है। ये टोटल जोड़ करके कितना हो जाएगा 12 6 जा 72 प्लस 12 1 जा 12 और प्लस कितना हो जाएगा 16 6 जा 96, और ये सब जोड़ेंगे आप तो ये कितना मिलेगा आपको, जोड़ें आप मन ही मन, 2 2 4 6 10 का 0 हासिल 1 7 1 8 9 17 और 1 हासिल था तो 18 हो गया 180, ठीक है। तो 180 AMU कहें, एटॉमिक मास यूनिट कहें या यूनिफाइड मास कहें, 180 U लिखें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। इसका जो मोलर मास होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 180 ग्राम, ठीक है। तो कितना आसान है, बहुत आसान है। आपको केवल मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास निकालने की ज़रूरत है, एटॉमिक मास तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं होती है, और उसको बस क्या करना है AMU को ग्राम में बदल देना है, वही उसका मोलर मास हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लें एक बार। और उससे भी पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि आप पहले इसको कोशिश करें खुद से सॉल्व करने की, खुद से बनाने की, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसके बाद अगर नहीं बने तो फिर आप सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं वो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। इसमें क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाले इन सभी का। अब इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी मास दे देता है, कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देता है, कभी वॉल्यूम ऑफ गैस दे देता है, और उस पर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम एटम होता है हम जानते हैं, उसका मास दिया हुआ है, गिवेन मास है। तो हम पहले लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ये क्या है गिवेन मास है हीलियम का। और गिवेन मास को हम लोग जनरली W से या फिर 9-10 में बच्चे कई स्मॉल m भी यूज़ करते हैं, इसे दिखाते हैं। और ये कितना दिया हुआ है 52 ग्राम। अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है इसका मोलर मास, मोल निकालने का। अगर मास दिया हो तो नंबर ऑफ मोल से स्मॉल n इक्वल क्या होता है गिवेन मास बाय मोलर मास, ठीक है ना, W/mm। तो हमें इसका मतलब मोलर मास भी चाहिए, और मोलर मास कैसे निकालेंगे हम, तो लिख लो मोलर मास ऑफ हीलियम, वो क्या हो जाएगा, हीलियम एटम का आपको एटॉमिक मास याद होगा 4 AMU होता है, तो 4 AMU है अगर इसका एटॉमिक मास, तो मोलर मास क्या हो जाएगा 4 ग्राम, क्योंकि हम जानते हैं कि केवल AMU को बदल देंगे ग्राम में तो उस एटम का हमें मोलर मास मिल जाएगा। अब हमें इसका मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स जिसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है गिवेन मास बाय मोलर मास W/mm। या आम 10th वाले बच्चे आमतौर पे कौन सा यूज़ करते हैं, स्मॉल m बाय कैपिटल M, 9-10th वाले बच्चे। तो आपको जो यूज़ करना कर ले, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ तो एक ही निकलेगा। गिवेन मास कितना है 52 ग्राम, और मोलर मास कितना है 4 ग्राम। तो आप इसको कैंसिल करें, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 13 4 या 52 होता है, तो 13 मोल हो जाएगा, 13 मोल हीलियम एटम, ठीक है। 13 मोल, मोल का सिंबल MOL मोल भी होता है, तो इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, MOLES लिखना जरूरी नहीं है, MOLE लिखना जरूरी नहीं है। तो अगर इसको आप कैंसिल करें बहुत सिंपल है, तो 4 1 जा 4 4 13 जा 52, तो आराम से इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ 12.044 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम, मतलब हीलियम एटम की संख्या दे दिया है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स टाइप का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स निकालो, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो पहली बात तो ये हमें जो दिया है ये n का वैल्यू है, क्या है ये n, कैपिटल N क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये है 12.044 × 10⁻23। और इसके लिए जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था वो था n/Na या n/n0, कई बच्चे ये भी लिखते हैं n/n0। n0 भी एवोगाड्रो नंबर ही है, ये भी एवोगाड्रो नंबर ही है, इसका वैल्यू हम जानते हैं 6.022 × 10⁻23 होता है। तब इसको निकाल लें,
कैपिटल एन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितना है 12.044 इंटू 10⁻23 और डिवाइडेड बाय जो एन ए है, एन ए का वैल्यू क्या होता है हम लोग खूब पढ़े हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसमें आप कैंसिल करें तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 6.022 और 12.044 को ध्यान से देखें, ये ना क्या है इसका आधा है, मतलब ये जो वैल्यू है ये इसका ट्वाइस है, 6 2 12 022 044, तो आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करें, इसको कैंसिल करें, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 2 मोल, कौन सा क्या था ये भी एटम ही था, हीलियम एटम। तो 2 मोल हीलियम एटम है यहाँ पे, ठीक है ना, 2 मोल हीलियम एटम है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो। अब अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही दिया हुआ है 180.66 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। पर यहाँ थोड़ा ट्विस्ट दे दिया है, क्या, यहाँ NH निकालना है। NH का मतलब एन तो स्मॉल एन तो नंबर ऑफ मोल्स होता है, और H लिखा हुआ इसका मतलब हाइड्रोजन एटम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है, साथ ही साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल भी निकालना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी निकालना है। यहाँ थोड़ा 2 इसमें डबल कर दिया है, तो बीच में हम लोग एरो खींच लेते हैं और यही सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। अब देखें यहाँ पार्टिकल्स की जो संख्या दी हुई है वो एटम की संख्या दी हुई है, हाइड्रोजन एटम की। तो ये जो वैल्यू है ना, ये एन, कैपिटल एन का वैल्यू है वो किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो ये कितना है 180.66 इंटू 10⁻25 एटम्स। ठीक है, ये इसका एन नहीं है, ठीक है, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की संख्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की संख्या ये नहीं है, ध्यान रखना, ये लिखा हुआ ना एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तब इसके लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा n/Na, चाहे n/n0 लिखो, एक ही बात है। ये कितना हो जाएगा 180.66 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा 10⁻23 10⁻25 तो 10⁻2 बच जाएगा। ठीक है, इसको अगर देखें तो आप एक तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से डेसिमल हटाएं, यहाँ से डेसिमल हटाएं, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 30 टाइम्स में सीधे लग जाएगा। आप सोच रहे हैं कि 30 टाइम्स कैसे, देखो 6 है, 6 30 × 180 होता है, 022 है तो उसको भी मल्टीप्लाई करोगे, आप चाहो तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। चाहे एक तरीका है कि यहाँ से डेसिमल हटाओ, यहाँ से डेसिमल हटाओगे नीचे 10⁻2 होगा, यहाँ से हटाओगे ऊपर 10⁻3 होगा, फिर इसको कैंसिल करो तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो फिर भी यही आना है, तो आप कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 30 इंटू 10⁻2 हुआ, मतलब 3000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3000 मोल ऑफ किसका हुआ, हाइड्रोजन एटम। तो ये इतना मोल हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो क्या है, H2 मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब H2 मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का 2 तरीका है कि अगर हाइड्रोजन एटम का मोल्स निकल गया, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये हमें निकल गया है, तो इससे भी निकाल सकते हैं। इसका मोल्स कैसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो होगा ना, देखो एक H2 बनाने में 2 हाइड्रोजन एटम खर्च होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हाइड्रोजन एटम का मोल्स इतना दिया हुआ है तो इसका मोल्स कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना भी इसका संख्या होगा उसका आधा होगा H2 मॉलिक्यूल की संख्या, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बनने में 2 हाइड्रोजन एटम खर्च हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि 2 एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आराम से निकल जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 1500 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या होगा, एक तो ये सिंपल हुआ कि इसके मोल से हम सीधे निकाल लें, दूसरा तरीका हो सकता है कि हम इसके पार्टिकल्स H2 मॉलिक्यूल की संख्या निकालें। वो कैसे निकालेंगे, वो भी आसान है। 180.66 × 10⁻25 एटम्स दिया हुआ है हाइड्रोजन का, और हम जानते हैं कि 2 एटम मिल करके एक H2 मॉलिक्यूल बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एटम की जो संख्या है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो H2 मॉलिक्यूल की संख्या मिल जाएगी, और H2 मॉलिक्यूल की संख्या मिल गई तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे n/Na। H2 मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी, इसकी आधी होगी, वो कितनी हो जाएगी 90.33 × 10⁻25 और डिवाइडेड बाय यही हो जाएगा 6.022 × 10⁻23, और फिर निकालेंगे तो वही आना है। तो आसान काम क्यों नहीं करे, ये वाला मेथड से क्यों नहीं बनाएंगे, हम लंबा मेथड से जाएं।
पर आना वो भी चाहिए आपको कि उसकी अगर पार्टिकल की संख्या दी हुई है तो हम कैसे निकालें। तो इसको पहले नोट डाउन कर लें, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने को लेकर के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसमें आपको O2 मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, साथ ही साथ ऑक्सीजन एटम का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और ओजोन मॉलिक्यूल O3 मॉलिक्यूल का भी निकालना है। कहने का मतलब है कि इतना ही 80 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अगर ओजोन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितना मोल ओजोन होगा, ठीक है। तो इसको निकालते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि 80 ग्राम ऑफ क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब O2 का गिवेन मास दिया हुआ है। हम इसको गिवेन मास को W से डिनोट करते हैं और O2 का है तो हम नीचे O2 लिख देते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 80 ग्राम। और हमें निकालना किसका है, नंबर ऑफ मोल्स इसका निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स अब किसका निकालना है, O2 का, तो ऐसे लिख दो। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स N होता है और O2 जो होता है वो क्या होता है, O2 का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो यहाँ नीचे में O2 लगा दो, ठीक है, सब स्क्रिप्ट स्टाइल में, तो ये हो जाएगा। तो ये क्या क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, कि गिवेन मास बाय मोलर मास। तो गिवेन मास तो दिया हुआ है भैया 80 ग्राम, तो 80 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना होगा। मोलर मास किसका लगाओगे, O2 का। गिवेन मास भी O2 का डाले हो तो मोलर मास भी किसका चाहिए, O2 का। O2 का मोलर मास कितना होगा, आप जानते हैं कि एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 AMU, तो O2 का मास कितना हो जाएगा 16 + 16 32 AMU। तो अब 32 AMU तो मॉलिक्यूलर मास है O2 का, वो क्या है मॉलिक्यूलर मास है। अब अलग से लिख लें, यहाँ पे लिख लें मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। ये कितना हो जाएगा 16 + 16 तो हो जाएगा 32 AMU। पर इसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास जो हो जाएगा O2 का वो क्या हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। तो इसी का यूज़ करो यहाँ पे, तो ये कितना से डिवाइड हो जाएगा 32 ग्राम। अब ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, 16 2 जा 16 5 जा 16 2 जा 32 16 5 जा 80। ये कितना हो जाएगा 5/2, या इसको लिख सकते हैं 2.5 मोल, यहीं लिख लें सीधे इसको 2.5 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मिल गया 2.5 मोल, ठीक है ना। अब हमें इसी से पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का मोल्स निकालें। तो अब देखो O2 मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्सीजन एटम होता है, एक O2 मॉलिक्यूल में कितना होता है 2 ऑक्सीजन एटम। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो तो उसमें कितने मोल होंगे ऑक्सीजन एटम के, सिंपल है, उसका ट्वाइस होगा। मतलब आपको दे दे कि 1 मोल O2 मॉलिक्यूल है, 1 मोल O2 मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन एटम का मोल कितना होगा, तो 2 मोल होगा, ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि एक O2 से 2 ऑक्सीजन एटम बन सकता है, ठीक है ना। तो इतना 2.5 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल से कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बनेगा, तो उसका ट्वाइस बनेगा 2.5 × 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 तो हम निकाल ही चुके हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से, कितना हो जाएगा 2.5 × 2 हो जाएगा 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। ये ऐसे करके आप सॉल्व कर लेंगे। अलग से इसकी पार्टिकल की संख्या या इसका मास निकालने के लिए नहीं जाएंगे, मास में से भी आप निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है इसका मास का तरीका भी लगाएंगे, क्योंकि मास चेंज नहीं होता है। ऑक्सीजन एटम का मास दिया हो या मॉलिक्यूल का या ओजोन का, मास तो वही रहेगा। आप मास जो है ना वो ऑक्सीजन एटम लिखा हो या मॉलिक्यूल लिखा हो या ओजोन लिखा हो, 80 ग्राम है तो 80 ग्राम ही रहेगा, आप जिस नाम से भी उसको बनाएं। कंटेनर में मान लो ऑक्सीजन 80 ग्राम ऑक्सीजन भरा हुआ है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन एटम का भी मास तो वही ना होगा, वो तो वजन किया हुआ चीज़ है, ठीक है। तो वो चेंज नहीं होने वाला, तब उससे भी निकाल सकते हैं 80 क्या हो जाएगा मोलर मास बाय गिवन मास बाय मोलर मास। तो 80 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास, ऑक्सीजन एटम का, तो वो तो होता है 16, तो 80/16 कितना हो जाएगा 5। ये तो 5 आया है हम लोगों को। ऐसे भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O, कैसे निकाल सकते हैं, गिवेन मास ऑफ O बाय मोलर मास ऑफ O। और गिवेन मास तो यही रह जाएगा 80 ग्राम, तो 80 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑक्सीजन एटम का कितना हो जाएगा 16, तो 16 5 जा हो गया, 16 5 जाती है, कितना हो जाएगा 5 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है, 5 मोल ऑक्सीजन एटम। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अब अगर हमें O3 का मोल निकालना हो तो एक तरीका तो यही हो जाएगा कि अगर ऑक्सीजन एटम 5 मोल है और 3 ऑक्सीजन मिलकर एक ओजोन बनाता है, मतलब 3 ऑक्सीजन एटम मिलकर के एक ओजोन बनाता है, तो 5 मोल ऑक्सीजन एटम जो है वो कितना मोल बनाएगा O3 का। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको
3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम जो है एक ओजोन मॉलिक्यूल बनाता है। तो अब इसके मोल्स को आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा इसका। तो ये भी बहुत आसान है कि O3 है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O डिवाइडेड बाई 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 निकालना है तो ये ओजोन मॉलिक्यूल का हम ओजोन एटम का नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 3 मिलकर के एक बनाएगा ये O3, 3 ऑक्सीजन एटम मिलकर के। ठीक है, बस यूनिटी मेथड जैसा ही है। तो ये क्या हो जाएगा 5/3, क्योंकि इसका मोल कितना दिया हुआ है, निकालें हम लोग 5 मोल निकाले हैं तो 5/3 मोल O3। 5/3 जितना भी आता है वो 1.66 या जो भी आएगा, ठीक है, वो कैलकुलेट करके देख ले। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप फॉर्मूला से निकालें। फॉर्मूला से क्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 निकालना है। क्या करेंगे, गिवेन मास ऑफ O3, ठीक है, और मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O3, ऐसे करेंगे। अब हमें आप बताओ कि अगर हम इतने ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ओजोन में कन्वर्ट करें तो उसका मास थोड़ा चेंज हो जाएगा, मास तो वही रहेगा। तो O3 का भी मास यही होगा 80 ग्राम, और डिवाइड करें मोलर मास O3 का, और मोलर मास क्या होगा 16 3 जा 48, तो 48 ग्राम से डिवाइड कर दो, कैलकुलेट करो 16 3 जा 48 16 5 जा 80, तो कितना हो गया 5/3 मोल ऑफ O3 मॉलिक्यूल ओजोन। अब देख लो आप, वही आंसर आ रहा है दोनों में, 5/3 मोल ऑफ O3, 5/3 मोल O3। तो आप किसी भी मेथड से बनाए, दोनों ही मेथड से बना सकते हैं, यही आंसर आएगा, सेम आएगा। तो इसको नोट डाउन कर लें और फिर हम आगे देखते हैं कि इसमें अगला क्वेश्चन किस तरह का आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने को लेकर के, वो है गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है 44.8 लीटर ऑफ N2 गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 180 टेम्परेचर। तो ये गैस का वॉल्यूम दे दिया है कि 44.8 लीटर है N2 गैस, किसी में भरा होगा किसी सिलेंडर में, और कंडीशन क्या दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 180 टेम्परेचर। आपको अगर याद हो कंडीशन, तो हमने ये बताया हुआ था पिछले लेक्चर में, ये किसका कंडीशन है, ये 0 डिग्री सेल्सियस और 180 टेम्परेचर, ये है ओल्ड एसटीपी का, ओल्ड एसटीपी का, या एनटीपी भी लिख सकते हैं इसको, एनटीपी का, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और एसटीपी का मतलब हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ओल्ड एसटीपी पर जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, वो क्या था कि वॉल्यूम ऑफ गैस Vg डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, तो वही लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हमें वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना है तो क्या फॉर्मूला था उसका, Vg/22.4 लीटर, किस कंडीशन के लिए, ओल्ड एसटीपी के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस और 180 टेम्परेचर के लिए। तो अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है, यहाँ पे ये लीटर में होता है Vg, ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 44.8 लीटर, ठीक है। अब इसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये ट्वाइस है इसका, ये 44.8 क्या है, इसका ट्वाइस है, 2 गुना है, तो कैंसिल कर दो इसको 2 से या 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा, एकदम सिंपल, 2 मोल ऑफ N2 गैस, N2 मॉलिक्यूल लिखो, N2 गैस मॉलिक्यूल लिखो, N2 गैस लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 68.1 लीटर ऑफ ओजोन गैस एट 273 केल्विन नंबर, यहाँ भी वॉल्यूम भी दिया हुआ है। हम हर टाइप का क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको किसी भी टाइप का पूछे मोल्स के ऊपर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने बोला हुआ था अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको मोल्स के ऊपर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सारा हम डिस्कस करने वाले हैं, एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग नीट जेई का कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये देखो अब 273 केल्विन और 1 बार प्रेशर कंडीशन दिया हुआ है। अब आपको याद हो 273 केल्विन कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही तो होता है, इसके लिए हमने फॉर्मूला भी लिखवा दिया है आज तो ये हुआ, और ये क्या हो गया 1 बार प्रेशर। और अगर आपको ध्यान हो तो ये कौन सा एसटीपी है, ये है न्यू एसटीपी, न्यू एसटीपी लिखो, न्यू एनटीपी लिखो, जो लिखो। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो दोनों में सेम ही होता है एसटीपी में, बस प्रेशर में अंतर होता है, यहाँ 1 एटम यहाँ 1 बार। और इसके लिए जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, वो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स निकालने क्या है कि Vg डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर। तो इसका यूज़ करो, आप देखो 68.1 लीटर दिया हुआ है इसका वॉल्यूम, ठीक है ना, 68.1 लीटर इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पुट करो 68.1 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 22.7, ठीक है, ये इतना लीटर है, इतना लीटर,
अब इसको अगर तुम देखो मल्टीप्लाई करो 22.7 को 3 से, तो ये आ जाएगा 66.8, 68.1। हमेशा कैलकुलेशन आसान ही देता है क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो ये 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, आप डिवाइड करके देख लेना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 मोल ऑफ कौन सा गैस है, ओजोन गैस, O3 गैस, 3 मोल ऑफ O3 गैस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 3 मोल हमें O3 गैस मिलेगा 68.8 लीटर से, 68.1 लीटर से। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ STP पे, तो उससे हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालें, तो वो आपने देख लिया, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालें। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो 10 ग्राम दिया हुआ, ये क्या है, CO2 मॉलिक्यूल का मास है? तो नहीं, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर 10 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल लिख देता तब ये मास होता, ठीक है, ध्यान रखें। 10 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल CO2 लिख देता है, 10 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल लिख देता है, तब ये मास होता है 10 ग्राम। पर अगर 10 ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ लिखा हुआ है, ग्राम मॉलिक्यूल अगर एक साथ लिखा हुआ है, तो ये 1 मोल के बराबर होता है। इस 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल, हमने बताया हुआ था। यहाँ पर लिख लें 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल। जो भी बच्चे नए आए हैं उनके लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 10 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, 10 मोल मॉलिक्यूल। तो ये तो मोल ही दिया हुआ है, ये क्या है एक्चुअली, मोल ही तो है ये। बस हमने आपको समझाने के लिए कि इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दे और आप कहीं इसको मास मान करके गलत ना कर ले। और 90%, मैं बार बार कहता हूँ कि 90 से 95% बच्चे जो है इस तरह की गलती करते हैं, इसको मास मान लेते हैं, इसको मॉलिक्यूल का मास मान लेते हैं कि गिवन मास दिया हुआ है 10 ग्राम, और फिर उसका मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम होगा, उसे डिवाइड कर देंगे 10/44 और फिर आंसर निकालेंगे। नहीं मिलेगा आंसर, क्योंकि 10 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल थोड़ी दिया हुआ है, मतलब ये मास नहीं है, ये क्या है एक्चुअल में, मोल है, ठीक है। तो 10 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब आप समझ गए कि ये मोल ही होता है। और चूंकि मोल होता है तो ये क्या हो गया, इसको ऐसे लिख ले, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मोल होता है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो इसका मतलब 10 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ कि 10 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है। अब अगला जो है वो है 20 ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। अब जानते हैं NaCl मॉलिक्यूल नहीं होता है, NaCl क्या होता है, फार्मूला यूनिट होता है। तो अब यहाँ फिर से वही आ गया 20 ग्राम फार्मूला यूनिट। अब मैंने बताया था कि फार्मूला यूनिट है और ग्राम फार्मूला यूनिट एक साथ लिख दिया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी मोल ही हो गया, मोल ऑफ फार्मूला यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो 20 ग्राम फार्मूला यूनिट का मतलब क्या हुआ कि ये 20 मोल हो गया, 20 मोल ऑफ दिस फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, ठीक है। तो 20 मोल फार्मूला यूनिट हो गया ये फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। ये कोई क्वेश्चन है एक्चुअल में है नहीं, ये तो मैंने आपका जो अंडरस्टैंडिंग है या आप इस तरह की गलती ना करें इसलिए मैंने दे दिया, ताकि आप इस तरह का कन्फ्यूजन में ना उलझें, ठीक है। और अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ध्यान रखें कि 1 ग्राम फार्मूला यूनिट क्या होता है, 1 मोल फार्मूला यूनिट। जैसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल मॉलिक्यूल, वैसे ही 1 ग्राम फार्मूला यूनिट 1 मोल फार्मूला यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लें और इस तरह का क्वेश्चन आप बनाएं खुद से भी, जो भी सीट है या आपके पास जहाँ भी पढ़ते हैं आप वहाँ का क्वेश्चन करें, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसको लिख लें, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका। अब देखें नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें है कि मास निकालना है हमें, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। और उसमें मोल दे दिया हुआ है, कहीं पे पार्टिकल्स की संख्या दे दी हुई है और उसकी जो है हमें मास निकालनी है। तो इसको कैसे निकालें, यहाँ पर 0.5 मोल दिया हुआ है किसका, N2 गैस का। अब हमने जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा है उसी से हम लोग निकालेंगे मास के लिए जो पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। जब मास दिया रहता था तो यही फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसी को अगर हम रीअरेंज कर लें, चूँकि हमें निकालना है W क्या होता है, गिवन मास। तो W इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो स्मॉल n टू mm लिख सकते हैं, इसको स्मॉल n इंटू mm, ठीक है। तो वही काम करें, ठीक है। देयरफॉर
किसका निकालना है, N2 का गिवन मास निकालना है। तो वेट ऑफ N2 क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ N2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इंटू मोलर मास ऑफ N2। नंबर ऑफ मोल्स N2 क्या दिया हुआ है 0.5 मोल, और मल्टीप्लाई में मोलर मास क्या हो जाएगा, तो N2 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा 14 + 14 28 mu, तो 28 ग्राम। ठीक है, और देखो 0.5 जो होता है वो क्या होता है, हाफ के इक्वल होता है। तो अगर हाफ से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। 28 का हाफ कितना होता है 14 ग्राम। तो हो गया गिवन मास N2 का। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे कर देते हैं, डेसिमल हटा करके कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, डेसिमल हटाओगे तो 1 पे 0 हो जाएगा, 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल करो तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2, 14 जा 28। ठीक है, 14 2 जा 28, 2 1 जा 2, तो 14 ग्राम हो गया इस तरीके से। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। वैसे ही अब दूसरा क्वेश्चन दे दिया है 20 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये तो यहाँ तो N2 मॉलिक्यूल का दिया होता है मोल, यहाँ एटम का मोल दे दिया, तो इसमें भी वही काम होगा। यहाँ भी क्या होगा, W इक्वल क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, यही ना निकाले हैं फॉर्मूला, W इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, फॉर्मूला तो एक ही है, उसी को कन्वर्ट कर दिए हैं। अब यहाँ मॉलिक्यूल का था तो मॉलिक्यूल का जो है हम लोग नंबर ऑफ मोल्स डाले हैं, मॉलिक्यूल का मोलर मास। यहाँ एटम का है, ऑक्सीजन एटम का, तो ऑक्सीजन एटम का मोल्स, ऑक्सीजन एटम का मास, मोलर मास। ठीक है ना, तो 20 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ये मोल दिया भी है उसी का, तो 20 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास किसका, ऑक्सीजन एटम का, जो कि एटम का निकालना है, तो 16 ग्राम हो जाता है इसका। ये कितना हो जाएगा 320 ग्राम, 16 2 जा 32, तो 320 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर भी देख लें 14 ग्राम क्या हो गया, ये N2 मॉलिक्यूल हो गया, N2 गैस हो गया। ठीक है, तो इसको देख लें। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पार्टिकल्स की संख्या दे दी गई है और उससे हमें मास निकालना है। और पार्टिकल्स की संख्या से सीधे मास निकालने का कोई संबंध है नहीं, कोई फार्मूला है नहीं। यहाँ तो खैर गिवन मास दिया, गिवन मास निकालना था और मोल से उसका डायरेक्ट फार्मूला है। नंबर ऑफ पार्टिकल से मास का कोई गिवन मास का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको मास में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, पार्टिकल्स की संख्या से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन डिवाइड बाय Na, तो उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नियॉन एटम की जो संख्या है, ठीक है, नियॉन एटम की जो संख्या वो कैसे निकल जाएगी, तो ये दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3.011 इंटू 10 टू पावर 25 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अगर आप देखें तो 3 अंक के पीछे इधर डेसिमल है, इधर भी 3 अंक के पीछे यहाँ डेसिमल है, यहाँ 3 अंक के पीछे, तो कैंसिल करेंगे तो दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, अलग से जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस वैल्यू का नीचे वाला जो वैल्यू है ये क्या है, ट्वाइस है, 2 गुना हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर देंगे, 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में हो जाएगा। यहाँ भी देखें 10 टू पावर 23, 10 टू पावर 25, पावर में 2 का अंतर है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 टू पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और 10 टू पावर 2 कितना होता है 100, कितना होता है 100, यहाँ तो 1 बच गया, कुछ नहीं बचा, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 50 मोल। कितना हो गया वो 50 मोल। तो 50 मोल हो गया ये नियॉन एटम की मोल्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन एटम। इससे मास कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि गिवन मास का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो अगर नियॉन एटम का हमें गिवन मास निकालना है, मास निकालना है, तो नियॉन एटम का मोल्स मल्टीप्लाइड बाय नियॉन एटम का मास, मोलर मास। ठीक है, तो नियॉन एटम का मोल्स तो हमने निकाला है अभी 50 हुआ, 50 हुआ, और मोलर मास नियॉन का क्या होगा, नियॉन 10 20 होता है, नहीं 20 हो जाएगा उसका, 20 ग्राम हो जाएगा उसका मोलर मास, एटम का मोलर मास। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 5 2 जा 10 और 2 ठो जीरो है तो बिठा दो, मतलब 1 किलोग्राम भी लिख सकते हो। ऐसे तो ग्राम में ही रहने दो, पर 1000 ग्राम आ गया, बड़ा सुंदर वैल्यू आ गया, तो 1 किलोग्राम भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो कि 6.02, ये भी वही है, पर यहाँ N2 मॉलिक्यूल्स का हमें क्या करना है, मास निकालना है। तो यहाँ भी हमें यही रास्ता तैयार करना होगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे फिर मास निकालेंगे। ये मॉलिक्यूल्स के लिए, ये एटम के लिए था, तो इसका भी हम लोग कर लेते हैं। N इक्वल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय Na, और ये क्या हो जाएगा 60.022 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, यही ना है 60.2022, सॉरी 60.22 है, 60.22 इंटू 6, ठीक है डिवाइड। हाँ, अब देखो 10 टू पावर 23, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये 6 और ये 60 है, 10 टाइम्स है, तुम देखो ध्यान से।
आप लोग इसको देखो ध्यान से, 6.022 और ये 60.22 है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो यही वैल्यू आ जाएगा, ये वाला ऊपर वाला। तो कैंसिल कर दो, ये 1 टाइम्स ये 10 टाइम्स, तो कितना मोल हो गया, ये 10 मोल हो गया। तो कैलकुलेशन आसान होता है, बस थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है। इससे नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं एग्जाम में भी कि आसानी से कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब देखो इसका मास निकालना है, तो मास का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा क्या, गिवन नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मॉलिक्यूल के लिए है तो मॉलिक्यूल का मोल्स मल्टीप्लाइड बाय उसका मॉलिक्यूल का मोलर मास। तो मॉलिक्यूल का मोल्स तो आ गया 10 है, 10 है। और मोलर मास क्या होगा N2 का, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया 28, तो 28 ग्राम हो जाएगा इस N2 मॉलिक्यूल का मोलर मास। तो ये कितना हो जाएगा 280 ग्राम, 280 ग्राम हो जाएगा N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें मोल दे दे, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल दे दे और कहे मास निकालने के लिए, तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4 मोल्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, उससे निकालना है मास। तो ये तो आसान था, आप लोगों ने देखा था कि इसका क्या तरीका है कि नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मास मिल जाएगा, गिवन मास मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, वाटर है तो वाटर का मोल्स तो दिया हुआ है 4 मोल्स का, उसका मोलर मास क्या होगा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 2 प्लस एक ऑक्सीजन है तो 16, तो 18 हो जाएगा AMU इसका मॉलिक्यूलर मास, और 18 ग्राम हो जाएगा इसका मोलर मास, 18 ग्राम हो जाएगा इसका मोलर मास, ठीक है, ये ध्यान रखें। मोलर मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम, ठीक है। तो 18 से मल्टीप्लाई कर दें 18 ग्राम से, तो ये कितना हो जाएगा इसका गिवन मास 72 ग्राम। अब जो अगला है इसमें वो है 6 ग्राम एटम ऑफ एल्युमिनियम एटम, ठीक है। तो 6 ग्राम एटम का मतलब एटम ही है, ठीक है, एटम का दिया हुआ है जो भी है ये, ठीक है। अब 6 ग्राम यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम एटम का मास है क्या, तो यहाँ फिर से वही गड़बड़ी ना करें आप, ध्यान रखें कि ग्राम एटम एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक काउंटिंग यूनिट है और इसका मतलब मोल होता है 1 मोल एटम, ठीक है। 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल एटम, तो 6 ग्राम एटम का मतलब 6 मोल एटम। तो ये कहीं ना कहीं क्या है 6 मोल एटम है, 6 मोल एटम है एल्युमिनियम का, ठीक है। अब इसका हमें मास निकालना है, तो उसका भी फार्मूला वही हम लोग यूज़ करेंगे, एन नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, W इक्वल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ठीक क्या हो जाएगा, मोल्स तो दिया हुआ है 6 मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। एल्युमिनियम का मास जो होता है वो 27 होता है, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 27 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा 7 6 × 42, 7 6 × 42 का 2 कैरी 4 हो गया, 6 2 12 4 16 162 ग्राम, ठीक है। 7 6 × 42 कैरी 4 2 6 × 12 और 4 16 हो गया। जैसे कैलकुलेट करना हो 27 × 6 कितना हो गया 7 6 42 हासिल 4 और 2 6 12 अच्छा 16 162 ग्राम हो गया। तो अब ये हो गया आपका एल्युमिनियम एटम का मास, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे दिया है, ये दिया है कि 112 लीटर ऑफ मीथेन गैस एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 101,325 पास्कल। मैंने कहा था, मैंने टेम्परेचर और प्रेशर का यूनिट भी दिया था, आपको लिखवाया था इंटरकन्वर्टर का, इसलिए लिखवाया था कि कभी कभी STP का वैल्यू सीधे ना दे करके घुमा देता है। हालांकि ये होगा STP का ही, क्योंकि STP से ही फार्मूला है, पर फिर भी घुमाने के लिए जानबूझ के दे दिया। अब 32 डिग्री आपको अगर कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में, तो ये आपका आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। हम हालांकि निकाल करके देख देते हैं साइड में। डिग्री C का फॉर्मूला हमने लिखवाया था, क्या लिखाया था कि डिग्री C जो होता है वो होता है 5/9 इंटू डिग्री F माइनस 32। अगर आपको याद हो डिग्री C निकालना हो, डिग्री F से डिग्री C निकालना हो तो ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं कि डिग्री C इक्वल 5/9 डिग्री F माइनस 32। तो क्या हो जाएगा 5/9 और यहाँ डिग्री F का वैल्यू पुट कर देना, कितना है 32, तो 32 डाल दें, 32 डिग्री F है, देख लें यहाँ पे, और माइनस 32। अब देखें 32 माइनस 32 जीरो हो गया, जीरो को 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो ही ना होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री C का वैल्यू क्या हो गया 0, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। और 101,325 पास्कल, ये क्या है, आप तो पढ़े ही हैं कि 1 ATM जो होता है 101,325 पास्कल होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो 1 ATM प्रेशर है, ये क्या है 1 ATM प्रेशर है। और आप अगर ध्यान से देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर का मतलब हुआ कि ये STP है, वो भी पुराना वाला, ओल्ड वाला। और उसमें अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो उसका तरीका होता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। आप कहेंगे सर नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकालेंगे, क्योंकि
लीटर से सीधे मास में कन्वर्ट करने का कोई तरीका है नहीं, हम लोग पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे इसको बाद में फिर मास में कन्वर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया है 112 लीटर और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हटाएं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 और 112 यहाँ 224 है, 112 214, तो ये देखो 2 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 2 और 2 से यहाँ करें तो ये हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल 5 मोल। तो 5 मोल मीथेन गैस हुआ। अब इसका मास कन्वर्ट कर लेते हैं, मास में निकाल लेते हैं। तो मास का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मीथेन का क्या होगा, मीथेन होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, तो CH4 12 हुआ कार्बन का और 4 हाइड्रोजन है तो उसका 4 हो जाएगा, तो 12 4 16 ग्राम 16 ग्राम हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा टोटल 80 ग्राम हो जाएगा इसका गिवन मास। तो इस तरीके से हम लोग अगर वॉल्यूम दिया हुआ उससे मास निकालने के लिए कहते तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग बेसिक जो क्वेश्चन पूछता है इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन जो है हम लोग जब स्टोइकोमेट्री पढ़ लेंगे तब भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी मोल समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आप पहले इसको नोट डाउन करें और उसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन होगा। अब देखें नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। ठीक है, अब जो भी दिया हो क्वेश्चन में मास दिया हो चाहे मोल दिया हो उससे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। और जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम मास दिया हुआ है। मास से सीधे हम एटम की संख्या, सोडियम एटम का मास दिया हुआ है तो उसकी संख्या नहीं निकाल सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, मोल के रास्ते जाना होगा। ठीक है, तो हम मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे और फिर मोल से क्या करेंगे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ सोडियम एटम अगर निकालें तो उसके लिए क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास W/mm। और गिवन मास क्या है 46 ग्राम और डिवाइड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा, सोडियम एटम है, सोडियम एटम का एटॉमिक मास होता है 23 mu, तो मोलर मास क्या हो जाएगा 23 ग्राम। अब डिवाइड करें 23 2 जा हो जाएगा 46, ये कितना हो जाएगा 2 मोल सोडियम एटम, 2 मोल ऑफ सोडियम एटम। हाँ, यह ध्यान रखें कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम दिया हुआ है, इसका मतलब ये मास है। यहाँ वो ग्राम एटम वाला मामला नहीं है, मोल नहीं है। ठीक है ना, बीच में ऑफ लगा दिया, जब ग्राम मास के बाद ठीक बाद ग्राम ऑफ लगा दें तो समझ जाए कि वो फिर मास ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोल मिल गया हमें, तो अब इसे हम क्या निकाल सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं उसकी एटम की संख्या। तो एटम की संख्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय Na। ठीक है, अब यहाँ देखें आप, तो हमारे पास क्या सब दिया, हमारे पास मोल है, मोल इसका वैल्यू है, Na तो फिक्स होता है वो है ही, ये निकालना है तो इसको इधर लेके चले जाओ हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, N इक्वल N इंटू Na, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो अब कर लो इसका उपयोग। देयरफॉर नंबर ऑफ कौन सा एटम है, सोडियम एटम है ना, तो सोडियम एटम यहाँ लिख दो, सोडियम एटम, चाहो तो यार सीधा NO लिखो हो जाएगा। ठीक है, Na, चलिए मैं लिख ही देता हूँ एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N इंटू Na। N कितना है वो 2 मोल, अब 2 मोल है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय Na का वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये कितना हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। इतना करने की आवश्यकता भी नहीं थी, हालांकि आप वैसे भी जानते हैं 2 मोल क्या होता है, 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23, तो 2 मोल कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैसे भी कर सकते थे, हमने फॉर्मूला से कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद देखें अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम है। अब यहाँ भी मोल ही दिया हुआ है, यहाँ मोल से हमें निकालना है, तो मोल से तो सीधे निकल जाएगा। मोल से कैसे निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका निकालना है, कार्बन एटम्स का, तो ये मोल से लेके निकालना है। तो मोल से निकालना है तो 0. क्या फॉर्मूला है इसका, क्या हो जाएगा, ये तो नंबर ऑफ मोल्स दिया है वो मल्टीप्लाइड बाय Na, तो क्या हो जाएगा ये 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक अंक पीछे आ जाएगा, इससे अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल हटा है, ये 10 नीचे, 10 से डिवाइड करोगे 10 टू पावर, ये क्या हो जाएगा, एक पावर घट जाएगा 10⁻22, ये क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22, ये क्या हो जाएगा, कौन सा क्या था, कार्बन एटम्स।
एटम्स ऑफ कार्बन, इतने कार्बन एटम हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखें 8 ग्राम ऑफ O2 गैस है, तो यहाँ मास दिया हुआ है। अब मास का क्या होता है कि हम फिर से वही करेंगे, हम लोग मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि मास से सीधे पार्टिकल नहीं निकाल सकते हम लोग। तो क्या हो जाएगा इसका, वही गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है 8 ग्राम, फार्मूला लिख लें पहले, तो किसी बच्चे को दिक्कत भी हो सकता है। गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास क्या है 8 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना है, O2 मॉलिक्यूल है, तो 16 + 16 32 ग्राम। ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 4 या 32, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 मोल या 0.25 मोल। 1/4 मोल हो जाएगा 0.25 मोल। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहे पार्टिकल्स में, O2 मॉलिक्यूल्स की संख्या में, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स और मल्टीप्लाइड बाय Na। सिंपल बात है कि 0.25 मोल है, तो इसको सीधे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी संख्या निकल जाएगी। ये क्या हो जाएगा 0.25 है इंटू 6.022 है इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसको निकाल करके देखें कि कैसे निकलेगा। अब 0.25 इंटू 6.022 10⁻23 है, तो ये 0.25 में कहीं ना कहीं ये 1/4 है, तो इसका 1/4 कर दें, हाफ करेंगे इसका 6.022 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.011, और उसको और 2 से डिवाइड करें तो 0 यहाँ लगा दें एक अपने मन से, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल पर 0 लगा सकते हैं। इसको 2 से और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 110 का था 055, डेसिमल यहाँ लगा दें। आप सोच रहे हैं कैसे कर दिया आपने, आप कैलकुलेटर से आप खुद से कर लें, डिवाइड कर लें, 6.022 को डिवाइड कर लें 4 से, ठीक है, या 0.25 से मल्टीप्लाई कर लें, जैसे 4 से डिवाइड करना ही आसान रहेगा। ये कितना आ गया 1.5055 इंटू 10⁻23 क्या हो गया ये O2 मॉलिक्यूल्स। तो ये इसकी पार्टिकल की संख्या इतनी हो जाएगी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 मोल ऑफ मीथेन गैस। तो मोल दिया ही है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीथेन गैस निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, तो वो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 36.0 नहीं, ये हो जाएगा 2 6 12 2 6 12 और 1 13 कैरी 1 36.132 इंटू 10⁻23 इतना मीथेन CH4 हो जाएगा, इतना मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया है 1.12 लीटर ऑफ Cl2 गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 180 टेम्परेचर। तो यहाँ वॉल्यूम दे दिया है, इससे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। फिर वही काम करना है कि वॉल्यूम से क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, क्योंकि डायरेक्ट संबंध है नहीं पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का। और ये 0 डिग्री सेल्सियस और 180 टेम्परेचर क्या है, STP है, तो मतलब STP पर क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम गैस निकालने का या नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ठीक है। तो ये क्या होता है उसका फॉर्मूला कि N = Vg/22.4 लीटर, ठीक है। अब यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 1.12 लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर। आप डेसिमल हटाएं तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10, यहाँ से हटाएं तो मल्टीप्लाइड बाय 100, यही होगा। देखो 2 अंक के बाद है डेसिमल यहाँ ऊपर। अब 112 हो गया 224, तो ये 1 टाइम्स में है 2 टाइम्स में, और 2 से अगर इसको डिवाइड कर दे दिया क्या हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 10⁻⁻2 मोल, या इसको लिख सकते हैं 0.05 मोल। 5 इंटू 10⁻⁻2 मोल, या 100 से डिवाइड कर दें 100 से, तो 0.05 मोल हुआ किसका Cl2 गैस का। और उसकी संख्या निकालनी है, तो संख्या निकालने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ Cl2 या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2, ये कितना हो जाएगा, तो मोल्स दिया हुआ 0.05 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स को, इतना मोल दिया हुआ तो मोल को हम लोग क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से निकल जाएगा ये। तो अब मल्टीप्लाई करके देखें, ज़्यादा अच्छा होता है कि हम लोग 5 इंटू 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, वही वैल्यू लिख लेते हैं, आसान होगा कैलकुलेशन। 10⁻2 इतना मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 5 10 2 5 10 और 1 11, ठीक है ना, और 0 5 0 तो ये कैरी है ही, और 6 5 30
30.110 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -2 10 टू पावर 23, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 21, 10 टू पावर -2 और यहाँ 10 टू पावर 23, तो ये जानते हैं मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएगा, ये -2 और +23 तो 21 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 21, हाँ 21 हो जाएगा। और ये आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.011, 10 डेसिमल पीछे ले आए। अब देखिए यहाँ आपने डेसिमल पीछे लिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने इसके वैल्यू को घटाया है, तो पावर में क्या हो जाएगा 10 टू पावर 22। ऐसे भी सोच सकते हैं कि डेसिमल पीछे ले गए हैं, इसका मतलब आपने इसको 10 से डिवाइड किया, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जितना से डिवाइड करेंगे उतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। 10/10 से एक्चुअल में हम मल्टीप्लाई किए हैं, एक जगह 10 से डिवाइड कर दिया, एक जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना हो जाएगा, इतना Cl2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अब अगला देख लें, 5 ग्राम फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड है, 5 ग्राम फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 5 ग्राम फॉर्मूला यूनिट, 5 ग्राम फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला यूनिट, ग्राम फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है कि 5 मोल फॉर्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है 5 मोल NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। तब इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो NaCl, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl क्या हो जाएगा, 5 मोल दिया हुआ तो 5 इंटू मोल का वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। फॉर्मूला से बनाए चाहे ऐसे ही बना लें, एक ही बात है। मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा, यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, क्या आएगा 30.110, यही किया था हमने पीछे भी। अब मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 23, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.011 इंटू 10 टू पावर 10 से आपने डिवाइड किया, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ आपने क्या किया 3 लाया, मतलब 10 से डिवाइड किया, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दे, पावर में हो गया। आपको जैसे याद हो डेसिमल पीछे ले जाएंगे तो आपको पावर में एक ऐड करना पड़ेगा, जितना अंक पीछे ले जाएंगे उतना पावर में ऐड करना पड़ेगा, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चन हम लोग अब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे आगे, ठीक है। तो इतना आप पहले नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या नीट में या जेईई में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2020 का क्वेश्चन है, और यहाँ पर दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किनके पास सबसे अधिक एटम की संख्या है, ये हमें निकालना है। और जो दिया है वो है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मास दिया है हमें, और वहाँ भी सब जगह मास ही दिया है, 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, मास सब जगह दिया है और सब जगह सेम मास है, बीच में ऑफ लगा हुआ है तो मतलब मास ही है ये। तो अब इसको कैसे निकालें, तो एक तरीका है कि हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम एटम्स की मोल की संख्या निकाल लें, और मोल जिसका ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास एटम्स की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो वही काम हम लोग करते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या है आप पढ़े हैं, गिवेन मास बाय मोलर मास, गिवेन मास बाय मोलर मास। अब यहाँ देखें तो गिवेन मास सब में सेम है, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। तो अब किनके पास मोल की संख्या ज़्यादा होगी, जिनका मोलर मास का वैल्यू सबसे छोटा हो। क्यों, क्योंकि ये नीचे में है, और ये नीचे का जितना बड़ा वैल्यू होगा उतने बड़े नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो मोल n का वैल्यू उतना छोटा आ जाएगा, इस फ्रैक्शन का वैल्यू उतना छोटा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मोलर मास जितना छोटा होगा उतना बड़ा नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू आएगा। किसका मोलर मास सबसे कम है, इसका 24 है, उसका 16 है, इसका 7 है, उसका 108 है। तो क्लियर है कि इसका सबसे छोटा मोलर मास है, इसका मतलब इसका इस फ्रैक्शन का वैल्यू सबसे अधिक होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा इसके होंगे, इसका मतलब यही आंसर होगा। इनके पास 1 ग्राम ऑफ लिथियम के पास क्या होगा, सबसे अधिक एटम की संख्या होगी, ठीक है। आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते, जैसे इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो ये क्या हो जाएगा 1 ग्राम बाय 24 ग्राम, 1 ग्राम गिवन मास, 24 ग्राम क्या है इसका मोलर मास, ठीक है, तो 1 बाय 24 मोल हो जाएगा। इसका निकालने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा n इक्वल 1 बाय 16। ये O2 है तो 32 से डिवाइड करने की कोशिश ना करें, O2 मॉलिक्यूल का मोलर मास 32 ग्राम होता है, पर यहाँ एटम का मोल्स निकालना, एटम की संख्या निकालनी है, तो हमें एटम का ही मोल्स चाहिए, और उसके लिए हम 16 से डिवाइड करेंगे, तो इतना हो जाएगा 1 बाय 16 मोल। ऐसे ही अगर यहाँ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 7 मोल, और यहाँ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 1 बाय 108 मोल, क्योंकि वहाँ मोलर मास 108। अब बताएं कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, तो यही होगा 1 बाय 7, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका सबसे छोटा है, तो स्वाभाविक है कि इनके पास नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा होंगे, और यही आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखना है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर नीट 2018 का क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इसमें दिया हुआ है कि इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, मतलब इनमें से किन के पास जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या सबसे अधिक है। तो पहला ऑप्शन है इसमें 18 ml ऑफ वाटर, ठीक है, दूसरा है 0.18 ग्राम, तीसरा में वॉल्यूम दिया हुआ है, चौथा में सीधे मोल दे दिया है। तो एक तो तरीका है कि हम एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें, या फिर दूसरा तरीका है कि हम मोल निकालें। आसान वही होगा कि मोल निकालें, जिसके पास मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ज़्यादा होगा उनके पास वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या तो स्वाभाविक है ज़्यादा होगी। तो अब देखो यहाँ पहला दिया हुआ है 18 ml ऑफ वाटर। अब 18 ml वाटर का मोल में कितना मोल होगा, तो अगर आपको वाटर का डेंसिटी का पता हो, वाटर का डेंसिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेंसिटी जो होता है H2O का वो होता है 1 ग्राम पर ml, या फिर कहीं के लिखा रहता है 1 किलोग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ml पानी का वजन कितना होगा, 1 ग्राम होगा। 1 ml वाटर का वजन कितना होगा, 1 ग्राम होगा। तो अगर 18 ml है तो कितना वजन हो जाएगा, कितना मास हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। और 18 ग्राम अगर वाटर है, इसका मतलब कितना है, ये 1 मोल वाटर है। ये कितना है, 1 मोल वाटर है, ठीक है। तो ये निकल गया कि कितना मोल है, 1 मोल है। अगला देख लें, ये 0.18 ग्राम है, निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। 18 ग्राम से कम है तो उसका मोल भी कम होगा, लेस देन इससे तो होगा ही, वो 0.01 मोल आएगा। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, हालांकि आवश्यकता नहीं है। 0.018 ग्राम डिवाइड बाई वाटर का मोलर मास, फॉर्मूला पढ़े ना, गिवेन मास बाय मोलर मास, तो उसी को लगा रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अगर आप कैंसिल करें तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² मोल। या फिर इसको लिख सकते हैं 0.01 मोल, चाहो तो इसको लिख सकते हो 0.01 मोल। तो देख लो इससे कम ही आया, इसे मैंने कहा था निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब दिया है कि 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट 1 atm एंड 273 केल्विन। यहाँ पर वॉल्यूम दे दिया है, वो भी वाटर वेपर का, मतलब वाटर इन गैसियस स्टेट है, ठीक है। और कंडीशन क्या है, 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर। अब 273 केल्विन जो होता है सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब ये कौन सा STP है, आपको अगर याद हो तो ये ओल्ड STP है। कौन सा STP है, ओल्ड STP। और ओल्ड STP पर जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का गैस का फॉर्मूला है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यही फॉर्मूला लगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.00224 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो 2 2 4 1 5 5 अंक पीछे डेसिमल है, यहाँ हटाओगे अगर डेसिमल तो ये 10⁵ से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 1 अंक पीछे डेसिमल है, अगर यहाँ हटाओगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बचा क्या है, ऊपर 224, नीचे भी 224, तो इसको कैंसिल कर दो, एक बार में लग जाएगा, वन टाइम में। यहाँ ऊपर 10 बच गया है, 10 यहाँ 10⁵ है तो 10⁴ बच जाएगा नीचे। ये कितना मोल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मोल, या इसको लिख सकते हैं 0.0001 मोल, ठीक है। वो भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, चल आपको लिए लिख देता हूँ मैं 0.0001 मोल। और चौथा तो यही है 10⁻³ मोल, तो ये तो दे ही दिया है इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। ये कितना मोल हुआ, 0.001 मोल ऑफ वाटर। अब हमें बताओ कहाँ मोल से ज़्यादा है, पहला में 1 मोल है, दूसरा में 0.01, तीसरा में 0.0001, चौथा में 0.001। तो सबसे अधिक मोल्स ऑफ वाटर यहीं पे है, इसका मतलब सबसे अधिक मॉलिक्यूल्स भी यहीं पे होगा, मतलब 18 ml वाटर में ही होगा, और यही ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो AIPMT 2010 का है। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। कैसा गैस है, ट्राइएटॉमिक, ऐसा गैस जिसके मॉलिक्यूल में 3 एटम होंगे। ट्राई मतलब 3, एटॉमिक मतलब एटम, और उसकी मोल कितनी दी हुई है, 0.1 मोल, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग क्या लिख लेते हैं इसका, कि गैस का कितना मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना दिया हुआ है, 0.1 मोल, 0.1 मोल। तो अब हमें बताएं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कितना होगा इसमें, चूँकि एक गैस मॉलिक्यूल में 3 एटम होगा, ट्राइएटॉमिक गैस है, ठीक है ना। तो अगर गैस का मोल 0.1 है तो उसमें एटम की मोल कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 0.1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0.3 मोल। और इसको अगर हम पार्टिकल की मॉलिक्यूल की संख्या एटम की संख्या में कन्वर्ट करें तो उसका एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू यहाँ पे दे दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में एवोगाड्रो नंबर का या मोल का या जो भी वैल्यू रहे वो दे दिया जाए
तो फिर हम लोग वही यूज़ करते हैं, अपने मन से यूज़ नहीं करेंगे जो हमें याद है। तो ये कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 6.02 है इंटू 10⁻23। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.806 है इंटू 10⁻23। अब मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है ना। आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.06 आएगा, पर 0.3 से मल्टीप्लाई करना है तो एक अंक और पीछे डेसिमल आएगा, तो 1.806 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएगा गैस का। जो भी गैस है उसके एटम्स की संख्या कितनी हो जाएगी 1.806 इंटू 10⁻23। और ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोल्स के ऊपर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको लिख लें। अब देखें, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया है। साथ ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका एक असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसका PDF डाउनलोड करके वहाँ से उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आप विश्वास मानें कि अगर आपने इतना क्वेश्चन कर लिया जितना कि मैंने लेक्चर में करवाया हुआ है, उसको अच्छे से खुद से कोशिश करें, सॉल्व करें घर पे। और साथ ही असाइनमेंट में भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो उसे भी सॉल्व करें। और आपने इतना अगर क्वेश्चन कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला इस टॉपिक पे। आप कहीं से भी, किसी भी इंस्टीट्यूट का, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, उसका क्वेश्चन उठाएं मोल के ऊपर, आपसे बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत रह जाती है मेरे वीडियो से रिलेटेड या असाइनमेंट से रिलेटेड, कोई डाउट रह जाता है, तो आप मेरे वीडियो पर जरूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा वहीं उसका आंसर दे दूँ। और अगर ज़रूरत पड़ी, बहुत सारे बच्चों ने अगर कमेंट किया, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कर दूँ। पर ध्यान रखें कि मोल के ऊपर अभी सारे क्वेश्चन नहीं हो गए हैं। जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होता है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो आगे आने वाले हैं। वो स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे। तो इसीलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स का अपडेट पहले मिल जाए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दें। और साथ ही आपके संपर्क में जो भी हो, जो भी स्टूडेंट हो, आपके साथ पढ़ने वाले हो, चाहे आपसे सीनियर हो या जूनियर हो, या जो भी बच्चे हों, जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो नीट जेईई के लिए, या 9th-10th के बच्चे हों, या 11th-12th के बच्चे हों, ICSE के हों, IIT फाउंडेशन के हों, जिसके भी हों, तो आप उनसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।